मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं कभी अपने घर नहीं जाऊंगा। ये बहुजन समाज ही मेरा घर है। मैं कभी अपने लिए या अपने खाते में कोई धन दौलत इकट्ठा नहीं करूंगा। मैं आजीवन बहुजन समाज के लिए काम करता रहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेशपाल सिंह। साथियों, आपने भीष्म प्रतिज्ञा बहुत सुनी होंगी। कई बार आपने सुना होगा कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, लेकिन मैं आज आपको ऐसे महापुरुष की बात बताने जा रहा हूं जिसने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भीष्म पितामह से भी कठोर प्रतिज्ञाएं ली। क्योंकि भीष्म पितामह ने तो केवल शादी न करने की और सत्ता पर सिंहासन पर न बैठने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं उन्होंने तो ऐसी प्रतिज्ञा ली जो आम इंसान के लिए संभव ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मान्यवर कांशीराम साहब, जिनका कि हम परिनिर्वाण दिवस मनाने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 को। साथियों, जब किसी का जन्म होता है तो वो इतनी बड़ी खुशी की बात नहीं होती है, क्योंकि वो उस समय एक बालक होता है, महापुरुष नहीं होता है। उसके भविष्य के गर्त में क्या छुपा है किसी को नहीं पता। लेकिन जिस दिन इंसान जाता है उस दिन पता चलता है कि उसने अपने जीवन में क्या किया। तो बात एक ऐसे महापुरुष की जिसने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए न्योछावर कर दिया, जिसने बहुजन समाज की परिभाषा दी, जिसने एक ऐसे समाज को सत्ता पर बैठा दिया जो अछूत था, दलित था, पिछड़ा था, बहिष्कृत था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मान्यवर कांशीराम साहब की, जिनका जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ। साथियों, बीएससी करने के बाद 1958 में, जी हां 1958 में डीआरडीओ में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए मान्यवर कांशीराम साहब। मान्यवर कांशीराम साहब के डिपार्टमेंट में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हुआ करते थे उस समय, दीना भाना जी। दीना भाना जी बाबा साहब की छुट्टी को लेकर संघर्ष कर रहे थे और इसी वजह से उनके अधिकारी ने उनको सस्पेंड कर दिया। जब वो सस्पेंड हुए तो मान्यवर कांशीराम साहब को लगा कि यार एससी का ये कर्मचारी है, हमारे समाज के लोगों में वैसी नौकरी मिलती नहीं है और ये सस्पेंड हो गया है, चलो इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो केवल क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब रबदतिया चमार थे पंजाब के, और वो भी एससी थे, वाल्मीकि जाति से थे एससी समाज में, तो अपने के नाते उन्होंने उनसे बात की और उनकी लड़ाई लड़ी, उनके लिए वकील किया और जो वो चाहते थे बाबा साहब की छुट्टी वो सैंक्शन कराई डिपार्टमेंट से। क्योंकि मान्यवर साहब ने दीना भाना जी का साथ दिया तो दीना भाना जी ने उनको एक किताब दी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का बीजनाश। मान्यवर साहब ने वो किताब एक ही रात में 3 बार पढ़ डाली। आप सोचिए, किताब जब एक बार पढ़ी तो इन्हें इंटरेस्ट जागा, दोबारा पढ़ी, और जब कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए होंगे तो उन्होंने वो 3 बार पढ़ी। तो उनकी माँ ने कहा कि काशी, तू बड़ा पढ़ रहा है, आज क्या है इस किताब में जो तू बार बार इस किताब को पढ़ रहा है? तो साहब कांशीराम ने कहा कि माँ, इसमें मुझे मेरे समाज को हुक्मरान बनाने की चाबी मिल रही है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वो चाबी इसमें छुपी हुई है और मैं उस
चाबी को ढूंढ रहा हूं, जिसे गुरु कुल्ली कहते थे, सत्ता पर पहुंचाने की मास्टर चाबी मानवर साहब उसे कहते थे। कांसीराम साहब ने अपनी लड़ाई बाबा साहब द्वारा बनाई पार्टी आरपीआई शुरू की। उन्होंने आरपीआई में काम किया। आरपीआई में काम करते हुए 5 साल बाद जब चुनाव हुए तो चुनाव में आरपीआई के जो मुख्य पदों पर बैठे हुए लोग थे उन्होंने कांग्रेस से पैक्ट किया और सारी सीटें कांग्रेस की दी, केवल एक सीट आरपीआई के लिए रखी, जिससे मानवर साहब बहुत दुखी हुए और उन्होंने आरपीआई को छोड़ बाबा साहब को पुनः पढ़ना शुरू किया। और बाबा साहब की एक और किताब उन्होंने पढ़ी, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। जी हाँ साथियों, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, ये किताब बाबा मान्यवर साहब ने पढ़ी और वो समझ गए कि इस समय जो हमारा वोट है वो कांग्रेस के पास है और उसे कांग्रेस से वापस लेके आना है, लेकिन इसके लिए मुझे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। जब उन्होंने बाबा साहब का 18 मार्च का भाषण पढ़ा तो उन्होंने ये जाना कि बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और ये भी कहा उन्होंने कि मैं आसपास क्लर्कों की एक बड़ी भीड़ देखता हूं। बड़ी भीड़, मानव साहब ने कहा क्लर्कों की बड़ी भीड़ देखता हूं, इसका मतलब पढ़े लिखे लोग काफी तादाद में थे। तो मान्यवर साहब को अपना मिशन शुरू करने का एक रास्ता मिल गया और उन्होंने उन पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। और मान्यवर साहब पूरे देश में घूमे, देश के सभी राज्यों में, राज्यों के जिलों में, जिलों के गांवों में, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली में घूमे। यानी कि मैं ये कहूं कि मान्यवर साहब मेरे घर महावन में, जो कि सराय लिखा गांव है, मेरे घर पे आ चुके हैं। उस समय जब वो संघर्ष के दिनों में बामसेव के लोग इकट्ठा कर रहे थे, उस समय मान्यवर साहब मेरे घर आ चुके थे, मेरे पिताजी के साथ खाना खा चुके थे। तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। जी हां, मेरे पिताजी को मान्यवर साहब के साथ आमने सामने खाट पर बैठकर रोटी खाने का मौका मिला, और जिस समय पिताजी रोटी खा रहे होंगे उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यह व्यक्ति एक दिन इस समाज को हुक्मरान बनाएगा। और मान्यवर साहब ने 6 दिसंबर 1978 को उन लाखों कर्मचारियों को जोड़ के बामसेव एक संगठन बनाया, जो संगठन गैर राजनीतिक था, गैर धार्मिक था और गैर आंदोलित था। आप समझिएगा, गैर राजनीतिक था, गैर धार्मिक था और गैर आंदोलित। यानी बामसेव न तो धर्म का काम करेगा, न राजनीति काम करेगा और न कोई आंदोलन में भाग लेगा, न कोई आंदोलन करेगा। यह मान्यवर साहब ने बामसेव को बनाया। किस मंशा से बनाया कि बाबा साहब ने कहा कि अगर आपको अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी हैं तो उससे पहले आपकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होनी चाहिए। मान्यवर साहब ने कहा कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और मैं इन्हीं पढ़े लिखे लोगों को चेक करना चाहता हूं कि आखिर वो धोखा कैसे दे गए। मान्यवर साहब ने स्वयं ही इन पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से बनाया बामसेव, और बामसेव के सदस्यों को, पदाधिकारियों को मान्यवर साहब ने ट्रेंड किया और ट्रेंड करके उनसे कहा कि मुझे आपसे 3T चाहिए। क्या चाहिए? 3T, यानी कि टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। उन्होंने कहा हमारे कर्मचारी के पास समय होता है, नौकरी पे जाने से पहले समय होता है और नौकरी पे जाने के बाद समय होता है। उस समय में से वो 1-1, 2-2 घंटे निकाल के समाज के लिए दे सकते हैं, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं तो उनको पैसा मिलता है सैलरी के रूप में, उसमें से कुछ पैसा वो समाज के लिए दे सकते हैं।
और तीसरा, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो सरकारी नौकरी में होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो प्रतिभा उसमें कूट कूट के भरी होती है, तो वो अपने इस टैलेंट का भी फायदा समाज को दे सकता है। इस तरह से मान्यवर साहब ने उस बामसेफ को बनाया, और बामसेफ को बनाने के बाद फिर उन्होंने अपनी अगली योजना पर काम किया, और उन्होंने अपने मिशन मूवमेंट भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए 7 महापुरुषों को पुनर्जीवित किया, यानी कि जिन्हें लोग भुला चुके थे, उन महापुरुषों के इतिहास को खोजा और उस इतिहास को लोगों के बीच ले गए, उनके लोगों के बीच ले गए। जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले सैनी समाज के, माली समाज के महापुरुष थे, उनको उन्होंने पुनर्जीवित किया और समाज के सामने रखा कि इन्होंने किस तरह दलित पिछड़ों के लिए काम किया, माता सावित्रीबाई फूले ने किस तरह महिलाओं को पढ़ाया, वो मान्यवर साहब ने बताया। तो नारायण गुरु घासीदास, आपके छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब, ये ऐसे पेरियार रामास्वामी, बिरसा मुंडा, ये जो बहुजन महापुरुष थे, इन महापुरुषों के माध्यम से समाज को एकत्रित किया और 6 दिसंबर 1981 को मान्यवर साहब ने DS4 बनाई, और DS4 संगठन के माध्यम से फिर उन्होंने देश में काम करना शुरू किया, और उन्होंने ये समझा कि बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को मानने वाला जो प्रदेश है, क्योंकि मान्यवर साहब पंजाब में जन्म लिया उन्होंने, महाराष्ट्र में भी वो गए और यूपी में भी गए, और उन्होंने ये चयन किया कि सबसे ज़्यादा बाबा साहब को मानने वाला जो प्रदेश है वो महाराष्ट्र है। लेकिन महाराष्ट्र में लोगों की मंशा ये थी कि हम बाबा साहब के मिशन मूवमेंट से लोगों में जागरूकता तो फैला सकते हैं, लेकिन MLA MP नहीं बन सकते। तो एक भाषण में कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन राजनीति में सफल हो सकत नहीं। जी हाँ, उसी भाषण में कहते हैं कि सफल हो सकत नहीं। मान्यवर साहब ने कहा, यह महाराष्ट्र के लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने ये प्रण किया कि मैं उनको ये बताऊंगा कि बाबा साहब के मिशन मूवमेंट से ही मैं आपको MLA MP बना के दिखाऊंगा। और तब मान्यवर साहब ने उत्तर प्रदेश को इस काम के लिए चुना और बामसेफ बनाई। बामसेफ बना के उन्होंने DS4 बनाई, और DS4 बना के 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। साथियों, बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी बना के वो काम करने लगे। लेकिन तभी क्या होता है, 2 साल बाद, यानी BSP बनने के 2 साल बाद 1986 में जो उनका थिंक टैंक, मान्यवर साहब का थिंक टैंक बामसेफ, वो टूट गया। बड़े प्रमुख पदों पर रहने वाले IAS राजीव गांधी के द्वारा खरीद लिए गए, और एक बहुत बड़ा झटका मान्यवर कांशीराम साहब को यह लगा जब बामसेफ के कर्मचारी अधिकारी बिक गए राजीव गांधी के हाथों। तब उन्होंने कहा कि मैं इस हीरो को जीरो बनाऊंगा। इस राजीव गांधी जो हीरो है इस देश का, मैं उसको जीरो बनाऊंगा, और मैं ये प्रण करता हूं। और मान्यवर साहब ने इस उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को खत्म करके माना। ये आप देख सकते हो 1984 में बनी बहुजन समाज पार्टी को मान्यवर साहब ने अपने अथक और मेहनत के प्रयास से 1995 में इस सबसे बड़े देश के सबसे बड़े प्रदेश की हुकूमत की चाबी इस समाज को दे दी, बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बना के। जी हां, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री अपने सामने बनाया, और चौथी बार
मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता देके मान्यवर साहब 2006 यानी कि 9 अक्टूबर 2006 को इस दुनिया से चले गए। मान्यवर साहब ने जो प्रयास अपने जीवन में किया, उनका कहना था कि अगर मुझे बामसेफ धोखा नहीं देता तो मैं केवल प्रदेश ही नहीं, इस देश का हुक्मरान इस समाज को बनाता। अगर मुझे बामसेफ धोखा नहीं देता, अगर 1986 में मेरे वो सिपह सालार नहीं टूटते या नहीं बिकते। मान्यवर साहब जब बामसेफ के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देते थे तो वह कहते थे कि पहले तो तुम्हें बिकना नहीं है, और बिकना है तो अपनी कीमत इतनी ऊंची रखना। उन्होंने कहा अगर कांसीराम भी बिके तो कांसीराम को भी मिशन मूवमेंट से निकाल के फेंक देना दूध में से मक्खी की तरह। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर कांसीराम बिकेगा तो प्रधानमंत्री के पद से कम नहीं बिकेगा। जी हां, राष्ट्रपति का ऑफर तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दिया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति नहीं बनाना है तो हमको प्रधानमंत्री बनाइए। बेबाक बोलने वाले उस महापुरुष, सीधे सरल सौम्य स्वभाव वाले इस महापुरुष ने एक ऐसे वर्ग को सत्ता पर बैठाया जिसने कतई उम्मीद नहीं की होगी, जिस वर्ग को 5000 साल गुलामी में रहने की आदत पड़ी हुई थी, उस गुलामी के रस्सियों को, बेड़ियों को काटने का काम परम पूज्य बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब से प्रेरित होके मान्यवर कांसीराम साहब ने जो है वो काम किया। हालांकि इस समय बामसेफ कई टुकड़ों में विभाजित हो चुकी है। इसमें अगर मैं ये कहूं, क्योंकि जब बामसेफ बनी थी तो उनके साथ डी.के. खापर्डे जी और दीना भाना जी थे। इन तीनों ने मिलके बामसेफ बनाई थी। लेकिन बाद में डी.के. खापर्डे जी और दीना भाना जी मान्यवर कांसीराम साहब से अलग हो गए, और तब मान्यवर कांसीराम साहब इस रास्ते पर अलग अकेले चले। साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि मान्यवर कांसीराम साहब ने डी.के. खापर्डे जी को धोखा दिया और दीना भाना जी को धोखा दिया। अगर ऐसा होता तो दीना भाना जी की योजना सफल हो रही होती, मान्यवर कांसीराम साहब की नहीं। लेकिन धोखा किसी महापुरुष ने किसी को नहीं दिया, आपस में विचार नहीं मिले तो ये अलग हो गई। लेकिन मान्यवर साहब ने सिद्ध किया कि उनका रास्ता सही था, क्योंकि उन्होंने इस वर्ग को सत्ता पर पहुंचा दिया बामसेफ के माध्यम से। बामसेफ यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग को मिला के बनाया गया बामसेफ। और बामसेफ के माध्यम से जो थिंक टैंक बना, उससे बीएसपी को 3 चीजों का लाभ होता था: टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। यानी पैसा भी बामसेफ देता था, अनुभव भी अपना शेयर करता था बामसेफ, और भरपूर समय देता था। बामसेफ पर्दे के पीछे रह के मान्यवर साहब ने कहा कि बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन कर्मचारियों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप सस्पेंड होते हो तो इसके लिए हम आंदोलन नहीं कर पाएंगे, हम कर्मचारियों की बलि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस समय ऐसे हालात नहीं थे कि आप कर्मचारियों की लड़ाई बामसेफ लड़ सके। इसलिए अपने उस विभाग में रहते हुए आपको अपने आप को बचाते हुए ये काम करना है। और उस समय के जो कर्मचारी थे उन्होंने बहुत मेहनत की और उसका परिणाम आपने देखा। लेकिन 2007 से 2012 के बीच की सत्ता के बाद निरंतर आज बहुजन समाज पार्टी की अवनति हो रही है, और उसका एक बड़ा कारण है बामसेफ को नजरअंदाज करना। निरंतर बीएसपी बामसेफ को नजरअंदाज कर रही है। जी हां, बामसेफ को अब केवल ट्रेजरी के लिए यूज किया जाता है, इसके अलावा कोई काम इस समय बामसेफ से नहीं लिया जा रहा है। और ऐसे लोगों को वो बना देते हैं बामसेफ का जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक, जो बनना ही नहीं चाहते हैं, काम करना ही नहीं चाहते हैं। जी हाँ, पहले
जो कर्मचारी बामसेफ के जिला संयोग होते थे वो स्वार्थ रहित काम करते थे, उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। आज ये पद अगर आते हैं तो स्वार्थ के सबूत लेते हैं कर्मचारी जो है। हालांकि अब जो है मैं देख रहा हूं कि मान्यवर साहब की खून पसीने से सींची हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए उन्हीं के नाम से पार्टी बनाकर लोग कर रहे हैं। यानी मान्यवर साहब के खून पसीने से, और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि मान्यवर साहब वो बाबा साहब की बनाई आरपीआई में मान्यवर साहब ने काम नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो आज उन्हीं के नाम से पार्टी बना के बीएसपी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आरपीआई बाबा साहब बना के नहीं गए थे, केवल बालोच तैयार किया था। बाबा साहब के विचारों पर आरपीआई नहीं बनी थी। इस बात के साक्ष्य अगर कोई चाहेगा तो मैं दे दूंगा कि बाबा साहब ने जैसा बालोच बनाया था वैसी आरपीआई नहीं बनी। जी हां, जैसा बालोच बाबा साहब ने बनाया आरपीआई उस तरह की नहीं बनी। आरपीआई के बालोच को बाबा साहब के जाने के बाद बदल दिया गया। बाबा साहब आरपीआई बनाने से पहले मर गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। तो मान्यवर साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पर हमको चाहिए कि हम उनके द्वारा उनके खून पसीने से सिंचित पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, उसको बचाएं और पुनः जिस स्तर पे बहुजन समाज पार्टी थी, इस समाज को हुक्मरान बनाने में जो मान्यवर साहब का सपना था हुक्मरान बनाने का, क्योंकि ये सपना परम पूज्य बाबा साहब ने देखा था कि ये समाज एक बार सत्ता पर जरूर पहुंचे। जाओ अपनी दीवार पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, ये बाबा साहब ने कहा। लेकिन लोगों ने ये नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा ये आप सब जानते हो। उन्होंने अपने घरों पे लिखा शुभ लाभ, राधे राधे, जय श्री राम, ये लिखा जय माता दी। ये नहीं लिखा कि हम इस देश के शासक हैं। वो पाखंड में डूबते चले गए। मान्यवर साहब ने उस पाखंड को खत्म करते हुए लोगों को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। तो ऐसे महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए मैं फिर कहूंगा कि किसी व्यक्ति के जन्म लेने से ज्यादा बड़ी घटना, बड़ी महत्वपूर्ण और खुशी की बात उस व्यक्ति का परिनिर्वाण होता है। क्योंकि परिनिर्वाण के बाद ये पता चलता है कि वो व्यक्ति एक महापुरुष था। जन्म लेने के समय नहीं पता चलता है कि वो महापुरुष था। जिस दिन उसका परिनिर्वाण होता है उस दिन पता चलता है कि वो एक महापुरुष था। जी हाँ, तो कल 9 अक्टूबर को उनका परिनिर्वाण दिवस धूमधाम से मनाएं। बसपा भी 2 जगह बड़ा कार्यक्रम कर रही है, लखनऊ में और नोएडा में। तो आप लोगों से ये अनुरोध करते हुए कि आप भी जाइए, या तो लखनऊ वाले आज नज़दीक में लखनऊ पहुंचिए और नोएडा वाले नज़दीक में नोएडा पहुंचिए। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप अवश्य ही कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे मान्यवर साहब का जो इतिहास है, मान्यवर साहब का जो उद्देश्य है वो तमाम लोगों तक पहुंचे। क्योंकि मान्यवर साहब ने हर तरह से लोगों को जागरूक किया, चाहे वो घूम के किया हो, संगठन बना के किया हो, पार्टी बना के किया हो, यहाँ तक कि किताब लिख के किया हो। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक किताब भी लिखी, द चमचा एज। जी हाँ, चमचा युग किताब लिख के उन्होंने बताया। और ये चमचा युग लिखी जब उनके जो सिपह सालार बिक गए थे, तब उनके ऊपर उन्होंने किताब लिखी कि आपको चमचों को हिट नहीं करना है, आपको हिट करना है जिनके हाथ में चमचा है। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने उस समय के हीरो राजीव गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते, उनको हिट किया और उनको बुरी तरह मात दी। मान्यवर कांशीराम साहब ने कांग्रेस को यूपी से खत्म करके ये सिद्ध किया कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।